नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, तो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा। जी हाँ, तो भाषा से रिलेटेड जितने भी थ्योरी हैं, जी हाँ, तो जितने भी थ्योरी हैं, परिभाषा हैं, सभी का हमने इस वीडियो में एक्सप्लोनेशन किया है। जी हाँ, तो एक्सप्लोनेशन किया है, विस्तृत रूप से हमने इसको देखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है आपके सिविल कोर्ट एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ जिन एग्जामों में, जिन परीक्षाओं में हिंदी, जी हाँ, तो हिंदी जो है पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को गौर से देखिए और अंत तक देखिए। हो सकता है आपके एग्जाम्स का पहला क्वेश्चन जो हो वो भाषा से ही रिलेटेड हो जाए। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और साथ साथ दोस्तों, जिनको ये वीडियो अच्छा लगे वो लाइक कर देंगे, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर देंगे ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, समय को न गवाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा के रूप में हम लोग देखेंगे कि भाषा का परिभाषा होता क्या है, यानी कि डेफिनेशन क्या होता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करता है। उसी रूप को हम लोग किस रूप में जानते हैं? भाषा के माध्यम में जानते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसके द्वारा, जी हाँ, तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके, उसी रूप को भाषा कहते हैं। जी हाँ, तो उसी रूप को जो है भाषा कहा जाता है। अगर सरल शब्दों में अगर देखा जाए, जी हाँ, तो सरल शब्दों में देखा जाए, सामान्यतः भाषा मनुष्य की, जी हाँ, तो मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। जी हाँ, तो सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं, यानी कि जो समझ में आए और आसानी से, जी हाँ, तो आसानी से जो है व्यक्त किया जा सके, उसी को हम क्या, किस रूप में जानते हैं? भाषा के रूप में जानते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे हम लोग देखते हैं कि भाषा, जी हाँ, तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भास धातु से, ध्यान दीजिएगा, भास धातु से बना है। जी हाँ, तो भास धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। जी हाँ, तो जिसका अर्थ जो है वो बोलना है। अगर बात की जाए तो कक्षा में अगर, यानी कि स्कूल में या फिर कॉलेजों में देखा जाए तो अध्यापक अपनी बातों को बोलकर समझाते हैं। जी हाँ, तो अध्यापक अपने बातों को बोलकर समझाते हैं और बच्चे, जी हाँ, तो जो छात्र होते हैं उनकी बातों को सुनकर समझते हैं। जी हाँ, तो सुनकर समझते हैं। और घर में अगर देखा जाए तो बच्चों को, जी हाँ, तो बच्चों को माता पिता जो है बोलकर अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं और वे बात सुनकर समझते हैं, यानी कि बच्चे जो है बात सुनकर समझते हैं। इसी रूप से हम लोग भाषा को जानते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे हम लोग देखेंगे भाषा का उद्देश्य। तो भाषा का उद्देश्य है क्या? तो भाषा का उद्देश्य जो है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान है। जी हाँ, तो संप्रेषण यानी कि मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान जो है भाषा का प्रमुख उद्देश्य है। जी हाँ, तो प्रमुख उद्देश्य है। अब देखेंगे हम लोग भाषा के प्रकार। तो भाषा का सामान्य प्रकार जो है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। सामान्य प्रकार जो है वो 2 होते हैं, लेकिन हम लोग अगर देखें तो इसमें 3 मूल रूप हैं। जो 2 मूल रूप है वो प्रमुख है और एक जो है प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जी हाँ, तो प्रयोग में यानी कि हिंदी व्याकरण में हम इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। पहला भाषा जो है मौखिक। मौखिक यानी कि मुख से बोलकर जब हम अपने मन को, विचारों को प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा हो जाता है। दूसरा है लिखित। जी हाँ, तो दूसरा है आपका लिखित, यानी कि मन के विचारों को जब हम लिख कर, जी हाँ, तो लिख कर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा हो जाता है। और सांकेतिक भाषा, जी हाँ, तो सांकेतिक भाषा यानी कि संकेतों के माध्यम से या फिर इशारों के माध्यम से जिस भाषा के जरिए हम लोग अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा होता है। लेकिन प्रमुखता जो है भाषा के 2 रूप ही प्रमुख है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे हम सबसे पहले देखेंगे मौखिक भाषा के बारे में। जी हाँ, तो मौखिक भाषा के बारे में देखेंगे तो जो हम लोग स्कूलों में, जी हाँ, तो स्कूलों में, कॉलेजों में वाद विवाद प्रतियोगिता, यानी कि
बोलचाल का जो प्रतियोगिता होता है उसमें आयोजित किया जाता है। तो जब हम अपने मन के विचारों को, जी हाँ, तो मन के विचारों को या फिर प्रतियोगिताओं में वक्ताओं ने जो बोलकर प्रकट करते हैं, जो भी बोलकर प्रकट करते हैं, तथा श्रोता यानी कि सुनने वाले जो हैं सुनकर उनका आनंद लेते हैं, यही जो है भाषा का मौखिक रूप है। जी हाँ, तो यही जो है भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता यानी बोलने वाला अपनी बात को कहता है और श्रोता यानी कि सुनने वाला अपनी बात को समझता है, यानी कि सुनकर समझता है। जी हाँ, तो सुनकर समझता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है, यानी कि अपने मन के विचार को प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सुनकर उसे समझता है, वही जो है मौखिक भाषा कहलाता है। जी हाँ, तो मौखिक भाषा कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो जिस ध्वनि का उच्चारण करके, जी हाँ, तो जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, जी हाँ, तो हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जी हाँ, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा का उदाहरण अगर देखा जाए तो टेलीफोन पे जो हम लोग बात करते हैं, जी हाँ, तो फोन पे जो हम लोग बात करते हैं वो भाषा का मौखिक रूप होता है। दूरदर्शन यानी कि टीवी पे जो हम लोग समाचार सुनते हैं, और भाषण, जी हाँ, तो भाषण सुनते हैं, वार्तालाप करते हैं, नाटक देखते हैं और सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, ये सारे के सारे जो है वो भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण है। जी हाँ, तो मौखिक रूप का उदाहरण है। अगर बात करें कि मौखिक मौखिक या उच्चारित भाषा, जी हाँ, तो मौखिक या उच्चारित भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। जी हाँ, तो बोलचाल का रूप है, यानी कि उच्चारित भाषा का इतिहास जो है मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा है। यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले जो है वो मौखिक भाषा ही सीखता है, ना कि लिखित। यानी कि बच्चा जो है सबसे पहले मौखिक भाषा सीखता है। यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही जो है, जहाँ तो उसके साथ ही जो है वो धरती पे जन्म लेता है तो सबसे पहले मौखिक भाषा बोलना प्रारंभ करता है, उसके बाद ही जो है कोई अन्य भाषाओं को सीखता है। इसीलिए जो है यह कहा जाता है कि भाषा, जी हाँ, तो भाषा मूलतः मौखिक होती है। जी हाँ, तो मूलतः जो है कैसी होती है, मौखिक होती है। अगर बात करें यह भाषा प्राचीनतम रूप है, यानी जी हाँ दोस्तों, यह भाषा का जो है सबसे प्राचीनतम रूप है, क्योंकि आदि मानव से ही लोग जो है वो क्या करते थे, भाषा का मूल रूप जो है वो किस रूप में, मौखिक रूप में ही यूज किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। अगर मनुष्य ने, अगर सबसे पहले बात की जाए तो मनुष्य सबसे पहले जो है मौखिक रूप, जी हाँ, तो मौखिक रूप से ही बोलना सीखा, यानी कि कम्युनिकेट करना सीखा, एक दूसरे से अपने मन के विचारों को प्रकट करना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पे होता है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पे जो है किसका प्रयोग होता है, मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं कि मौखिक भाषा की कुछ विशेषताएं क्या क्या है। तो यह जो है सबसे पहले देखेंगे, इसकी पहली विशेषता है यह भाषा का अस्थायी रूप है। जी हाँ, तो अस्थायी रूप है, इसमें कोई भी अस्थायी रूप नहीं होता। मतलब हम कुछ भी बोल दें तो अगर अगले आगे वाला आपको समझ रहा है, यानी कि दूसरा व्यक्ति आपको समझ रहा है, तो ये भाषा है, यानी कि ये अस्थायी रूप है। उच्चारित होने के साथ यह समाप्त हो जाता है, यानी कि जैसे ही हम उसको बोलते हैं वैसे ही इसका कोई भी रूप नहीं रहता, ये समाप्त हो जाता है। जी हाँ, तो समाप्त हो जाता है। तीसरा है वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो प्राय तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वक्ता और श्रोता या तो सुन रहे हो आमने सामने, यहाँ पे कहने का मतलब है एक दूसरे के सामने हो, या फिर अभी अगर बात की जाए वर्तमान समय में तो टेलीफोन से जब बात होता है तो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तभी जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है, यानी कि इस रूप की, यानी कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई जो है ध्वनि है। ध्वनि के माध्यम से ही मौखिक भाषा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। विभिन्न ध्वनियों के सहयोग से शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों के प्रयोग में, वाक्यों का प्रयोग जो है वार्तालाप में यानी कि बातचीत में किया जाता है। आगे अगर देखा जाए तो यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है, यानी कि यह भाषा का सबसे मूल रूप है, यानी कि प्रधान रूप है, सबसे अहम रूप है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो अगला हमारा जो है वो है लिखित रूप। जी हाँ, भाषा का जो है लिखित रूप। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ पे मुकेश नाम का लड़का का लिया गया है, अगर मुकेश जो है अपने घर में, जी हाँ, तो अगर उसके पास फोन नहीं है तो अपने घर में क्या करेगा, वो पत्र लिख कर भेजेगा। पत्र किसको लिखेगा, तो अपने माता पिता को लिखेगा, और जो है अपनी कुशलता और आवश्यकताओं के बारे में क्या करेगा, जानकारी देगा। सपोज कीजिए मुकेश जो है वो पढ़ रहा है किसी हॉस्टल में जाकर, और उसे
बुखार है या फिर किसी चीज को अन्य चीज की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, अपने कुशलता को बताएगा। अगर उसे पैसे की आवश्यकता होगी या फिर किताब कॉपी या फिर किसी अन्य चीज की आवश्यकता होगी, तो क्या करेगा, वो पत्र के माध्यम से, अगर उसके पास टेलीफोन नहीं है तो वो पत्र के माध्यम से अपने माता पिता को जानकारी देगा। जी हाँ, तो अपने पत्र के माध्यम से माता पिता को जानकारी देगा और उसके माता पिता जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ, तो जानकारी प्राप्त करेंगे तो उस पत्र को पढ़ेंगे। जी हाँ, तो उस पत्र को पढ़ेंगे। तो इस रूप में, जी हाँ, तो इस रूप में एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति जो है पत्र, यानी कि एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा व्यक्ति जो है, जी हाँ, तो दूसरा व्यक्ति जो है उसे पढ़कर समझता है। जी हाँ, तो पढ़कर समझता है। और इसी रूप को, जी हाँ, तो इसी प्रकार के भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि जिसमें एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए, जी हाँ, तो प्रकट करने के लिए लिखकर, जी हाँ, तो लिखकर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। जी हाँ, तो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति जो है पढ़कर उसे समझता है, और जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, भाषा का लिखित रूप, यानी कि लिखित भाषा के रूप में जानते हैं। अगर दूसरे भाषा में देखें तो जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से, ध्यान दीजिएगा, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर, यहाँ तो लिखकर प्रकट करते हैं, या फिर और दूसरा समझता है, उसे भाषा का लिखित रूप, यानी कि उसे लिखित भाषा कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, जी हाँ, तो उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो पत्र, पत्र हम लिखते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है। लेख यानी कि ऐसे हो गया, पत्रिका हो गया, समाचार पत्र, समाचार पत्र जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, वो लिखित रूप में, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होके आता है उसका, और हम लोग उसको पढ़कर जानकारी को समझते हैं और उसको लेते हैं। और कहानी हो गया, जीवनी हो गया, आपका संस्मरण हो गया, तार, तार भी है जो एक प्रकार का लेटर होता है, इत्यादि जो है भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। अगर आगे की ओर देखें तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी है। जी हाँ, तो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये क्या है, तो यह जो है भाषा का अस्थायी रूप है। ध्यान दीजिएगा, मौखिक में बताया गया था अस्थायी, जी हाँ, तो मौखिक में बताया गया था कि ये अस्थायी रूप है, लेकिन ये जो है अस्थायी रूप है। अस्थायी रूप कैसे है, एक बार अगर हम लिख दें तो उसका प्रूफ मिल जाता है। जी हाँ, तो प्रूफ यानी कि साक्ष्य मिल जाता है कि हाँ ये लिखा हुआ है। अगर आगे की ओर देखें तो इसका है, इस रूप में हम अपने भाव और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि लेटर यानी कि पत्र जो है, हम उसको जितना दिन चाहे उतना दिन हम क्या कर सकते हैं, उसको संभाल कर रख सकते हैं। जैसे कि अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो हमारे जो वेद है, जी हाँ, तो वेद है, महाभारत, जो महाभारत जो है, जी हाँ दोस्तों, महाभारत जो है, और साथ ही साथ गीता, गीता, इस प्रकार के अनेक ग्रंथ जो हैं अभी तक, यानी कि युगों युगों से जो है इसे संभाल कर रखा गया है। किस रूप में, चूंकि ये लिखित रूप में है। जी हाँ, तो ये किस रूप में है, लिखित रूप में है, इसीलिए हम इसको अनंत काल तक, जितना दिन चाहे उतना दिन हम इसको संभाल कर रख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर तो आगे है यह रूप का, जी हाँ, तो यह रूप, यह अपेक्षित, अपेक्षा नहीं करता है कि वक्ता और श्रोता आमने सामने है या नहीं है। यानी कि इस रूप में वक्ता और श्रोता जो है आमने सामने हो या ना हो, या फिर एक जगह हो या फिर अनंत काल में कहीं और हो, तो वो किसी भी वक्त में इस चीज को क्या कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है और उसे समझ सकता है। कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मोबाइल फोन जो है आपका मौखिक रूप है, जिससे कनेक्ट होने की आवश्यकता होती है एक दूसरे से। अगर दो व्यक्ति को देखा जाए तो दो व्यक्ति जो है किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट होता है, तभी जो है भाषा का संचार होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक व्यक्ति इस काल में, यानी कि 2023 में अगर लिख दिया है कोई चीज, तो उसको संभाल कर रखेंगे तो लाखों वर्ष के बाद, यानी कि अगर बात की जाए तो 3000 ईस्वी या फिर 2300 ईस्वी या फिर कभी भी वो जो है आपको पढ़ सकता है और समझ सकता है। बढ़ेंगे और आगे है, इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, इस रूप की आधारभूत इकाई जो है वर्ण है, यानी कि मौखिक भाषा में वर्णों का उच्चारण होता है, यानी कि वर्णों का प्रयोग होता है जो कि उच्चारित ध्वनियों के ध्वनियों को अभिव्यक्त करता है। और हमने देखा था मौखिक रूप में, जी हाँ, तो मौखिक रूप में जो है आधारभूत इकाई जो है ध्वनि होती थी। जी हाँ, तो मौखिक रूप में आधारभूत इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, यानी कि बोलकर, और इसमें वर्ण का प्रयोग होता है, यानी कि लिखकर। अगर आगे की ओर देखें तो यह भाषा का गौण रूप है। जी हाँ, तो यह भाषा का गौण रूप है। चलिए आगे देखेंगे तो हमारा अगला था सांकेतिक भाषा। जी हाँ, तो सांकेतिक भाषा यानी कि इशारों में या फिर कहें कि अनेक प्रकार के चिन्हों और सिंबलों के माध्यम से, जिन
अगर देखें इसका परिभाषा, तो जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, जी हाँ, तो बच्चे या फिर गूंगे जो बोल नहीं सकते हैं, वो अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए वो क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, या सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि उसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं, यानी कि कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में इसको देखें, जब संकेतों, जी हाँ, तो संकेतों और इशारों के द्वारा बात समझाई जाए और समझी जाती है, तब वह जो है सांकेतिक भाषा कहलाती है। जी हाँ, तो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अगर बात की जाए, जैसे में एग्जांपल देखें, तो चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रण, यानी कि जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो बोलकर नहीं समझाता, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत ज्यादा आवाज होती है, शोर होता है। जी हाँ, तो आवाज होती है, शोर होता है, जिससे अगर वो बोलेगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के इशारों से जो है वो क्या करता है, आपको जाने और रुकने का इशारा करता है। और साथ ही साथ अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है, तो वहां पे एक ट्रैफिक लाइट का उपयोग किया जाता है। तो ट्रैफिक लाइट यानी कि सिग्नल का उपयोग किया जाता है, जिसमें लाल, हरा और पीला का उपयोग किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के उनमें दिए होते हैं। अगर लाल जला हुआ है तो उस मतलब उसको रुक जाना है, अगर हरा है तो आगे जाना है, और पीला है तो धीरे धीरे आगे जाना। मतलब इस प्रकार से जो है संकेतों के माध्यम से, यानी कि क्या किया जाता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट किया जाता है। मूक बधिर यानी कि गूंगे बहरे जो हैं, अपनी भाषा का क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। यानी कि अगर बात की जाए, हमने पहले ही बताया था कि ये जो है हमारे हिंदी व्याकरण में, जी हाँ, तो ये जो है हमारे हिंदी व्याकरण में सम्मिलित नहीं किया था, अध्ययन का रूप नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक अलग ही है, यानी कि इसका अलग ही एक चैप्टर है, विषय है, या फिर जो भी कहें उसको हम लोग कहते हैं ब्रेल। जी हाँ, तो गूंगे बहरे या फिर अंधे को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग, खासकर अंधे के लिए, जी हाँ, तो खासकर जो है अंधे के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो कि चित्रात्मक लिपि होते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे हम लोग देखेंगे भाषा का विविध रूप। जी हाँ, तो भाषा का विविध रूप, ये जो था ये आपका व्याकरण रूप था। हम लोग देखेंगे विविध रूप। अगर विविध रूप देखा जाए, तो भाषा हर देश में भाषा के तीन रूप ही मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं, तीन रूप। पहला होता है बोलियां, जी हाँ, तो बोलियां, और दूसरा है परिनिष्ठ भाषा, जी हाँ, तो परिनिष्ठित भाषा, और तीसरा होता है राष्ट्रभाषा। जी हाँ, तो राष्ट्रभाषा, तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, बारी बारी से संक्षिप्त रूप में देखेंगे। तो पहला जो है बोलियां, तो बोलियां होता क्या है, तो सबसे पहले समझेंगे। तो जिन, जी हाँ, तो जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग, जी हाँ, तो जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारणतः अपने समूह या घरों में करते हैं, उसे बोली कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार के बोली, जिस प्रकार के बोलचाल का प्रयोग जो है हम अपने घरों में, हम अपने आसपास के समूहों में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे बोली कहते हैं। जी हाँ, तो उसे ही बोली कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है, यानी कि बोलियां जो है अनेक होती है। आपके साथ जैसे ही क्षेत्र का परिवर्तन होगा, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही क्षेत्र का परिवर्तन होगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम लोग जैसे ही जाएंगे, तो बोली में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। जी हाँ, तो बोली में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आ जाता है। तो इसी को हम लोग बोली के रूप में जानते हैं। यानी कि हर देश में जो है इसकी संख्या अनेक होती है, हर जगह पे अलग अलग होता है। ये घास पात की तरह अपने 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 आप जन्म लेती है, यानी कि घास पात जैसे कैसे होता है, खुद ब खुद जन्म लेता है। इसी प्रकार से ये क्षेत्र बदलने के साथ साथ ये भी क्या होता है, बदल जाता है और अपने आप ही जन्म लेता है। किसी क्षेत्र विशेष की बोली क्षेत्र विशेष में बोली बोली जाती है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती है। अगर जैसे बात करें कि भोजपुरी जो है अलग क्षेत्र में, मगही जो है अलग क्षेत्र में, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाती है। आगे की ओर देखेंगे, आगे है परिनिष्ठित भाषा। ध्यान दीजिएगा, परिनिष्ठित भाषा, तो ये विशेष है, बहुत ही आपका कठिन है समझना, इसको ध्यान से समझिएगा। यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है व्याकरण से नियंत्रित होते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग जो है शिक्षा, शासन और साहित्य में किया जाता है। बोली को जब, जी हाँ, तो बोली को जब व्याकरण से, जी हाँ, तो व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तब यह परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। जी हाँ, तो व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, मतलब व्याकरण के रूप में इसको, व्याकरण के रूप से बोला जाता है, तब ये परिनिष्ठित भाषा होती है। खड़ी बोली, जी हाँ, तो खड़ी बोली कभी बोली थी। जी हाँ, तो खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठ भाषा बन गई। यानी कि खड़ी बोली, यानी कि जो रफ लैंग्वेज जो है उसको हम जब यूज करते थे, तो अब वो क्या बन गई है,
परिनिष्ठ भाषा, जिसमें हम लोग जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जी हाँ, तो जिसका उपयोग जो है भारत में सभी स्थान पर ग्रामेटिकली हम लोग जो बोलते हैं हिंदी भाषा को ग्रामर के रूप में, यानी कि व्याकरण के रूप में, तब वो क्या कहलाता है? परिनिष्ठ भाषा। जब भाषा का व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा का स्थान पर ला लेती है। जी हाँ, तो राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा का स्थान लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक से अधिक, जी हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश में, जी हाँ, तो पूरे देश में जो है भावात्मक एकता में, जी हाँ, तो भावात्मक एकता में सहायक होती है, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने में क्या होती है? सहायक होती है। अगर बात करें भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, भारत में जो है 15 विकसित भाषाएं हैं। पर हमारे देश में राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को, जी हाँ, तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा यानी कि राजभाषा को गौरव प्रदान किया जाए, क्योंकि हिंदी भाषा जो है हमारे देश के लगभग कोने कोने में जो है बोली और समझी जाती है। जी हाँ, तो देश के कोने कोने में जो है हिंदी भाषा को बोली और समझी जाती है। इस प्रकार हमारे देश में अपनी राष्ट्रभाषा, जी हाँ, तो हमारे अपनी राष्ट्रभाषा, जैसे रूस की भाषा क्या होगी? रूसी होगी। फ्रांस की भाषा फ्रांसीसी, जर्मनी की भाषा जर्मन, जापान की भाषा जापानी। इसी प्रकार भारत की जो भाषा है, जी हाँ, तो भारत की जो भाषा है वो हिंदी है। जी हाँ, तो भारत की भाषा जो है वो हिंदी है, जो कि पूरे देश में बोली और समझी जाती है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है हमारा राष्ट्रभाषा, और उसी से परिणित परिनिष्ठित राजभाषा से भाषा से निकल कर आता है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुमत, यानी कि बहुत अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, तो वह भाषा क्या कहलाती है? वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, या फिर वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। अगर दूसरे शब्दों में देखें, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा तो लोग जब इसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका जो है राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा कहलाता है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जी हाँ, तो सभी देशों की जो है अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की, जैसा कि हमने अभी बताया, भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। जी हाँ, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का, जी हाँ, तो भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज, जी हाँ, तो ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होता है, और राष्ट्रभाषा जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज को कहते हैं कार्यकारी भाषा, तो कार्यकारी भाषा जो है वो अंग्रेजी है। जी हाँ, तो कार्यकारी भाषा जो है वो अंग्रेजी है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। उसी प्रकार से अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, चीन की राष्ट्रभाषा चीनी, जापान की जापानी, रूस की रूसी। ये सारे के सारे जो हैं आपके अलग अलग देशों के अलग अलग राष्ट्रभाषा। अगर बात की जाए भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। या लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि पूरे देश में लगभग प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन कुछ कुछ राज्यों में जो है हिंदी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हिंदी के जैसे ही प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें भाषा और लिपि की, तो लिपि शब्द का अर्थ होता है लिपना या फिर पोतना, मतलब लिपना और पोतना लिपि का अर्थ होता है। लेकिन विचारों को लिपना अथवा लिखना, लिपने का अर्थ है लिखना, ही लिपि कहलाता है। यानी कि अपने मन के विचारों को लिखना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अगर अगर इसको दूसरे शब्दों में देखें, तो भाषा की उच्चारित, जी हाँ, तो भाषा की उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी कि जिन चिन्हों में हम लोग अपने भाषाओं को लिखते हैं, उन्हीं उसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत की भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। जी तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। अगर अंग्रेजी भाषा की लिपि की बात की जाए, तो अंग्रेजी भाषा की रोमन और पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो आपका गुरुमुखी। जी हाँ, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि, जी हाँ, तो रोमन लिपि, और हिंदी और संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि, और पंजाबी भाषा की गुरुमुखी। उसी प्रकार से उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी है। जी हाँ, तो उर्दू भाषा की लिपि है वो फारसी। अगर हम देखें अनेक प्रकार की लिपियों के बारे में देखें, तो किसी भी भाषा को, जी हाँ, तो किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जाता है। जी हाँ, तो किसी भी भाषा को हम लोग एक से अधिक लिपियों में लिख सकते हैं। तो दूसरी ओर कई भाषाओं को एक ही लिपि हो सकती है, यानी कि कई प्रकार की भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं को किसी एक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, तो हिंदी को हम देवनागरी में भी लिख सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं, दोनों लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे देखेंगे,
जैसे देवनागरी लिपि में मीरा घर गई, जी हाँ, तो मीरा घर गई है, तो इसको हम रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे, मीरा घर गई, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर ग्रामेटिकली लिखें तो अलग रूप से लिख सकते हैं। अगर आगे की ओर देखें तो आगे इसके विपरीत हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो, संस्कृत की भाषाएं जो है देवनागरी है। इसी प्रकार देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी है, जी हाँ, तो हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम क्या है, देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, यानी कि ब्राह्मणी लिपि से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मणी, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी भाषा, जी हाँ, तो हिंदी कि देवनागरी का नहीं बल्कि गुजराती, बांग्ला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ, यानी कि ब्राह्मणी लिपि से जो है अनेक प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणी लिपि से जो है अनेक प्रकार के भाषाओं का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, विकास हुआ है। अगर आगे की ओर देखें तो देवनागरी लिपि, जी हाँ, तो देवनागरी लिपि जो है बाईं ओर से, ध्यान दीजिएगा, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। यह एक वैज्ञानिकी लिपि है, जी हाँ, तो ये जो है एक वैज्ञानिकी लिपि है। यह एकमात्र ऐसी लिपि है जिसका स्वर तथा व्यंजन से मिलकर लिखे जाते हैं, यानी कि ये एकमात्र लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर ही लिखा जाता है, यानी कि इसको दोनों उपयोग किया जाता है। संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजन का स्वतंत्र, जी हाँ, तो व्यंजनों का स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वर के साथ मिलकर किया जाता है, जी हाँ, तो स्वर के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। पर देवनागरी के अलावा, ध्यान दीजिएगा, देवनागरी के अलावा विश्व में कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें व्यंजन और स्वर, यानी कि विश्व में कोई भी ऐसा लिपि नहीं है जिसमें स्वर और व्यंजन मिलकर लिखे जाते हैं, जी हाँ, तो लिखे जाते हैं। यही कारण है कि देवनागरी लिपि जो है अन्य लिपियों से, यानी कि दूसरे लिपियों से जो है तुलना में सबसे अधिक वैज्ञानिकी लिपि है, जी हाँ, तो बहुत ही वैज्ञानिकी लिपि और साथ ही साथ गुढ़ लिपि। अगर बात करें अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखी जाती है। केवल उर्दू, जी हाँ, केवल उर्दू एक लिपि है जो कि दाईं ओर से, ध्यान ध्यान दीजिएगा, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ध्यान ध्यान दीजिएगा कि उर्दू जो है, जो कि फारसी लिपि में लिखी जाती है, वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि बोला जाए तो उल्टा लिखा जाता है। अगर बात करें, जी हाँ, तो अगर बात करें कि कुछ लिपियों के बारे में, तो कुछ लैंग्वेज यानी कि भाषा और उसकी लिपियों के बारे में हम लोग देखेंगे तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो। ध्यान दीजिएगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो की जो लिपि है वो देवनागरी है, जी हाँ, तो इसकी लिपि क्या है, देवनागरी। अगर बात करें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पॉलिश, मीजो, जी हाँ, तो इन सब की जो लिपि है वो रोमन है, जी हाँ, तो इन सब की लिपि रोमन है। पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, जी हाँ, तो पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। उर्दू, अरबी, फारसी, इन सब की जो लिपि है वो फारसी है, यानी कि तीन लैंग्वेज की जो है, तीन भाषा की जो लिपि है वो फारसी है। अगर बात करें रूसी, बुल्गारियन, चेक, रोमानिया, ये इस चार भाषाओं की जो लैंग्वेज है वो रूसी है। अगर बात की जाए बांग्ला, जी हाँ, तो बांग्ला भाषा की लिपि जो है वो बांग्ला ही है। अगर उड़िया भाषा की बात की जाए तो उड़िया भाषा की लिपि उड़िया ही है। अगर बात करें असमिया, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, असमिया भाषा की लिपि जो है असमिया ही है, जी हाँ, तो असमिया भाषा की लिपि जो है असमिया ही है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, हिंदी में लिपि चिन्ह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में लिपि चिन्ह, तो हिंदी में लिपि चिन्ह अगर की बात की जाए तो देवनागरी में वर्ण में 11 स्वर होते हैं, जी हाँ, तो 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसके रिगार्डिंग जो है एक वीडियो पहले ही बना दिया है जिसमें हम लोग वर्ण एवं, जी हाँ, तो वर्ण के बारे में चर्चा किया है, किसका उच्चारण और उसका उच्चारण स्थान से भी रिलेटेड हमने चर्चा किया है। यहाँ पे आई बटन में या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका आपको लिंक मिल जाएगा और उससे आप इसके बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर देखेंगे तो व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होता है, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, जिससे नए स्वर का क्या होता है, निर्माण होता है, उससे मात्रा कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अगर बात की जाए तो आ ई ये जो है 11 स्वर है जिनकी अलग अलग मात्राएं होती है, जैसे कि देख पा रहे होंगे, आ की मात्रा हर्षई दीर्घई, हर्षई उ दीर्घई उ, री की मात्रा ए ओ औ, ये जो है सारी की सारी मात्राएं हैं, जी हाँ, तो ये सारी की सारी मात्राएं हैं जिनका हम प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं, जी हाँ, तो जिसका प्रयोग हम लोग व्यंजन के साथ करते हैं और उसका जो है नए शब्दों का, यानी कि नए वर्णों का, नए
शब्दों का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से जानेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि देवनागरी लिपि जो है एक वैज्ञानिक लिपि है। इसका निर्माण जो है ब्राह्मणी लिपि से हुआ, यानी कि इसका विकास जो है ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी का ही नहीं, देवनागरी का सीधे सीधे नहीं हुआ है, मतलब डायरेक्ट रूप से ब्राह्मणी लिपि का निर्माण नहीं, ब्राह्मणी लिपि से नहीं हुआ, बल्कि यह उत्तर शैली, जहाँ तो उत्तर शैली की कुटिल, शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूप में भी होता है। जी हाँ, तो इनका रूप तीन, कुटिल, ध्यान दीजिए, कुटिल, शारदा, प्राचीन देवनागरी के रूप में हुआ। वर्तमान में देवनागरी लिपि तक पहुंचा, यानी कि इसको बदलाव करते करते इसका विकास होते होते जो है देवनागरी लिपि तक पहुंचा है। प्राचीन नगरी के दो रूप होते हैं, यानी कि प्राचीन देवनागरी के दो रूप विकसित हुए, पश्चिमी तथा पूर्वी। जी हाँ, तो पश्चिमी तथा पूर्वी इन दोनों का रूप विभिन्न लिपियों में, जी हाँ, तो विभिन्न लिपियों का विकास इस प्रकार हुआ है। किस प्रकार हुआ है आगे की ओर देखेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले है प्राचीन देवनागरी लिपि। तो सबसे पहले क्या है प्राचीन देवनागरी लिपि। तो पश्चिमी, जी हाँ, तो पश्चिमी प्राचीन देवनागरी में कौन कौन सी भाषा, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी और महाराष्ट्री और नगरी, ये जो है लैंग्वेज जो है, यानी कि ये भाषाएं जो है आपके प्राचीन देवनागरी में है। उसके बाद पूर्वी देवनागरी की बात की जाए तो पूर्वी देवनागरी में जो है आपके कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया इत्यादि इसमें आते हैं। अगर संक्षेप में बात करें तो संक्षेप में ब्राह्मणी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख में समझा जा सकता है, मतलब किन किन रूप में हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसका अगर बात करें तो ब्राह्मणी, जी हाँ, तो ब्राह्मणी जो है उत्तर शैली में किसका किसका, गुप्त लिपि। अगर हम देखें कि ब्राह्मणी से किन किन लिपियों का निर्माण हुआ है तो गुप्त लिपि है, और कौन सा है आपके कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नगरी लिपि, यानी कि ये जो है ब्राह्मणी लिपि से निर्माण हुए हैं। अगर प्राचीन नगरी लिपि की बात की जाए तो पूर्वी नगरी है, क्या है पूर्वी नगरी में कौन कौन सा है, मैथिली, कैथी, नेवारी, बांग्ला, असमिया इत्यादि है। अगर पश्चिमी में देखें गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी, नगरी या देवनागरी का निर्माण हुआ है। अब हम लोग चलेंगे मातृभाषा के ऊपर। जी हाँ, तो मातृभाषा के ऊपर, तो मातृभाषा क्या होता है। तो मातृभाषा जो है जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जी हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति जो है जन्म लेता है, जैसे कि यहाँ पे खनूर सिंह का यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हम लोगों ने। तो खुनीर सिंह का जन्म जो है पंजाबी भाषा परिवार में हुआ, इसलिए वह पंजाबी भाषा बोलता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म हिंदी भाषा के परिवार में होगा तो उसका भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। अगर अगर साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषा के परिवार में हुआ इसलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाबी व हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषा, मतलब जिस परिवार में, जी हाँ जी हाँ, जिस परिवार में जन्म लेता है अगर उसकी भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, मातृभाषा हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जिसे बालक अपने परिवार में अपनाता है और सीखता है उसी को मातृभाषा। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की सदस्य के द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यानी कि जिस परिवार में वो जन्म लिया सबसे पहले वही भाषा सीखेगा और यही उसकी मातृभाषा हो जाएगी। अगला है हमारा प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा के बारे में जानेंगे। जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तब उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। किसी एक प्रदेश में, किसी एक नगर में, किसी एक कस्बे में, किसी एक ग्राम में बोली जाती है तो उसको हम लोग प्रादेशिक भाषा कहते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जी हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय भाषा, तो अंतरराष्ट्रीय भाषा के बारे में देखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा जो है जब कोई भाषा विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्रों में, यानी कि दो या दो से अधिक देशों में देशों के द्वारा बोली जाती है तब वह अंतरराष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे कि अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जी हाँ, तो अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा है क्योंकि ये विश्व के अनेक प्रकार के, यानी कि अनेक देशों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो अनेक देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है राजभाषा। जी हाँ, तो राजभाषा क्या होता है। तो राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों एवं राजकाज में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा, यानी कि देश में जितने प्रकार के राजकाज के काम होते हैं ऑफिस में, यानी कि कार्यकारी भाषा में प्रयोग होता है उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। यानी कि भारत में राजभाषा, पहली राजभाषा जो इंग्लिश है और दूसरी राजभाषा जो है हिंदी है, यानी कि दोनों रूपों में जो है भारत में इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग जो है कार्यकारी भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया था। अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की राजभाषा जो है वो इंग्लिश है, अंग्रेजी है। अगर आगे देखें तो आगे है मानक भाषा। तो मानक भाषा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों के द्वारा बोला जाता है। तो मानक भाषा विद्वानों एवं शिक्षाविदों के द्वारा बोला जाता है। भाषा के एक रूपता, तो भाषा में एक रूपता लाने के लिए
भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है, जैसे तो एक रूपता लाने के लिए जिस रूप की मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, एक रूपता यानी कि सहलता, सहजता, सरलता एवं सामान्यता लाने के लिए जिस भाषा का रूप प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? मानक भाषा कहलाता है। अगर बात करें भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हैं, तो एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं, ऐसे उनके किसी भी रूप को विद्वान द्वारा मान्यता दे दी जाती है, तो मान्यता दे दी जाती है। अगर बात करें इसमें एग्जाम्पल की, जैसे गई ऐसे भी लिखा जाता है, गई ऐसे भी लिखा जाता है, तो दोनों जो है मानक रूप है, तो दोनों जो है मानक रूप है। ठंड इस प्रकार से भी लिखा जाता है और ठंड इस प्रकार से भी लिखा जाता है, तो दोनों मानक रूप है। इसी प्रकार से अंत, अंत, रब, सॉरी, ख और र, शुद्ध और शुद्ध, ये सारे के सारे जो है मानक रूप है, क्योंकि दोनों रूपों में लिखे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही हम रखेंगे। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सूचना, सुझाव या फिर शिकायत है जिसको आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।